बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ख़िताब किया और उसके अंदर महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ़ के ऐलानात किए हैं, जिसमें 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी और बिजली की कीमत भी कम करने का ऐलान किया गया और साथ ये खुशाइंद ऐलान भी किया गया कि आइंदा बजट तक इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि इससे पहले 5 रुपये 94 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस में अगले महीने आपको देना है। ये सारा जो गोरख धंधा है ये है क्या, इस पर करेंगे बात। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने खिताब में रूस यूक्रेन के हवाले से क्या बातें की, महंगाई के हवाले से क्या कहा, यह है आज का मौजू। साथ जिक्र करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े का, आज 5वां रोज़ और ये इतलात आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। इससे क्या निकलने वाला है, इस पर होगी बात। और साथ ही एक बार फिर PSL की कामयाबी जो है वो भारत को हज़म नहीं हो रही और एक बार फिर भारत सरकार की जानिब से, उसके चंद लोगों की जानिब से पाकिस्तान में आए ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों को धमकियों का सिलसिला जारी है। इस पर होगी बात, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब लगता ये है कि IMF का जो दबाव है खान साहब खातिर में नहीं लाए और उन्होंने मेजर ऐलान किया। और ये IMF के साथ जो इस दफ़ा मुज़ाकरत हुई उसकी बुनियादी शर्त थी कि आप जो एनर्जी सेक्टर है और इसके अंदर आप महंगाई करेंगे और आवाम पर बोझ डालेंगे और पैसे कमाएंगे। उसका बुनियादी रीज़न है आपका पॉलिसी शिफ्ट। जब आप पॉलिसी शिफ्ट करते हैं ना, तब आपको डिसीजन लेने के काबिल होते हैं। इमरान खान का जो इनॉग्रल है ना, उसके पूरे के पूरा डेट इज़ परहैप्स किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का पहला एंटी अमेरिकन रिटोरिक है। अच्छा, इससे पहले किसी ने एंटी अमेरिकन रिटोरिक नहीं किया कि अमेरिका की पॉलिसी से हमें क्या नुकसान पहुंचा। ये लियाकत अली ऑनवर्ड किसी बंदे ने इस तरह की बात नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी तकरीर है, वो अमेरिका का नाम लेके नहीं थी। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। सही। उसे गिन के बताया है कि कैसे कैसे। अब देखें मेरे सामने 2004 में एक होता है दहशतगर्दी का इफेक्ट आपके ऊपर, मतलब आप दहशतगर्दी आप साथ दे रहे हैं, आप धमाके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी एक होता है आपकी बहसियत सॉवरन स्टेट, सही, आपका मकाम मर्तबा ज़लील रस्वा कर दिया, आप पे ड्रोन हमले कर दिए जाएं, बराह रास्त ड्रोन हमले कर दिए जाएं और आपकी हैसियत, मकाम, आपकी स्पेस, इसका मतलब कि आप एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से ख़त्म हो चुकी हैं। 2004 में 6 ड्रोन हमले हुए, 2005 में 16 हुए, 2006 में 94 हुए, 2007 में 36 हुए, 2008 में पॉलिटिकल गवर्नमेंट शुरू हुई, 252 हमले हुए, 2009 में 471 हमले हुए, 2010 में 755 हमले हुए, 2011 में 362 हमले हुए, 2012 में 212 हमले हुए, 11 में मर गया था ओसामा बिन लादेन। जो लोग कहते हैं ना अमेरिका का रोल खत्म हो गया था। 2013 में 109 हुए, 2014 में 115 हुए, 2015 में 160 हुए, 16 में 11, 17 में 15 और 18 की जनवरी में 1 हुआ। उसके बाद ड्रोन हमले खत्म हो गए। उसके बाद वैसे भी अफगानिस्तान की सिचुएशन भी खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान का विजिट अगरचे के 2 साल पहले प्लान था और ये रूटीन में था, ये इतनी बड़ी वो बात गेम चेंजिंग नहीं होनी थी। लेकिन यूक्रेन के हमले ने और प्राइम मिनिस्टर की चीन के साथ विजिट ने, और चीन में सिर्फ प्रेसिडेंट जी 2 लोगों को मिला है, एक इमरान खान को और एक पुतिन को, और साथ पुतिन की 38 मिनट के विजिट एक्सटेंड करके 3 महीने, उसने आपको IMF के सामने खड़े होने के काबिल बना दिया है। होगा क्या? हम IMF के सामने खड़े हो गए, हमें बेल आउट कौन करेगा? रूस करेगा? दोनों कर सकते हैं। आपको पर मैं अर्ज करता हूँ ना, देखिए मसला सारा यह है कि मैं उस यूक्रेन में आकर डिस्कस करना चाह रहा था। इस वक्त इंटरनेशनल पूरी की पूरी इकॉनमी जो है ना, वो जो यूक्रेन का सदर कह रहा है ना कि तुम ये जो सीजर किया है ना, तुम बदमाशो, तुम हमारे खून के ऊपर तुम लोग पैसे कमा रहे हो, यानी तुम रशिया की नाकाबंदी करते हो ताकि तुम्हारा माल बिके, तुम्हारा स्विफ्ट अकाउंट बिके। अच्छा, तुम मार्केट काबू करो, तुम कर क्या रहे हो हमारे साथ, होता क्या है? देन द रशिया हैज टू शिफ्ट इट्स इकोनॉमी। जहां कहीं कहीं आपका एलआई मौजूद होगा, वहां पर आपको जो ब्लॉक पहले से एक ब्लॉक बिल्टअप हो रहा था उसका होगा। एक तो ये बेल आउट पैसे। दूसरा जो होता है कि जब आप इस वॉर सिचुएशन में होते हैं ना, देन यू कैन रिफ्यूज द थिंग्स। एक तो मैं आगे उस पर डिस्कस करूंगा कि ये वॉर एंड गल्फ कैसे करेगी, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब बेलारूस की बॉर्डर पे हो रहे हैं ना, ये यूक्रेन ने ना किया था, नहीं है हम नहीं वहां जाएंगे, वो नहीं करेंगे आप यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन का जिस किस्म की आप पूरी हिस्ट्री है ना, उसमें लड़ाई जो
यूक्रेन करे ना करे लोगों ने करानी। अब इस वक्त एक तो ये होता है, दूसरा रहता है कि आप पूरे पाकिस्तान में जिस बंदे ने 5 साल पूरे किए हैं ना टेन्योर, उसका आखिरी साल देख लें। ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, मैं फाइनेंस में रहा हूँ, मुझे पता है, इन्होंने 4-5 साल के कुशंस बचा के रखे होते हैं। और कुशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आप साल में बजट में रखते हैं लेकिन करते नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कहा नहरों की सफाई करनी है, भल सफाई इसको कहते हैं, भल सफाई लोगों को लगा करते हैं, वो पैसा कुशन में पड़ा रहता है। बुलडोजर रावर्स के पैसे होते हैं और ये कुशन उन्होंने संभाल के रखे होते हैं। जो अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है ना, जो नज़रों में, वो प्राइम मिनिस्टर कहता है भाईजान ये पैसे हैं, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, आप ये अनाउंस कर दें। ये वो पैसे लगने शुरू हुए हैं, ये वो रिलीफ है जो कि 10 और ये आइंदा इसको अपोजिशन के दबाव से, अदम एतमाद से ये नहीं जोड़ सकते। अदम से निकल चुका है। देखें अदम एतमाद से आज जो दबाव, ये महंगाई का है। देखिए दबाव की बात है कि अदम एतमाद चलता रहता है। एक बात गुज़श्ता तकरीबन 3-3.5 साल के तजर्बे से ये साबित है कि इस अपोजिशन तो इमरान खान नहीं जाता। अच्छा, आप खुद अपनी हरकतों से चला जाए तो चला जाए। आज मतलब जो मुलाकात हुई है सिराजुल हक साहब की, जिसमें उन्होंने शुजात हुसैन ने कहा है कि हमने 3 मुतालबात रखे थे और वो उन्होंने कहा था जरदारी साहब ने कि हम उनको भेजेंगे नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ साहब से जवाब आएगा। तो उन्होंने कहा जी क्या भेजे? तो उन्होंने कहा जब जवाब आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। वो मैं बताता हूँ 3 मुतालबे क्या थे। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। अच्छा, 3 शर्तों की बुनियाद पर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई होगा। अच्छा, और 1.5 साल तक हुकूमत चलेगी। 1.5 साल वज़ीर आला परवेज़ लाई और 1.5 साल परवेज़ आला, ये तो जरदारी साहब ने कहा भी था। हाँ ये चलेगा, वो चलेगा। और 1.5 साल ये नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल ये अभी तक नहीं आया, जवाब नहीं आया। ठीक है, वो चूंकि लटकाने की सूरत हाल मूड में है कि चलो इसको चलता रहे। इसका जवाब का मतलब ये है कि मैंने परवेज़ लाई साहब साथ काम किया हुआ है तकरीबन उनके पूरे 5 साल के टेन्योर में। जहाँ मैंने शहबाज शरीफ साहब को 7-8 साल काम किया। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस परवेज़ लाई के ज़माने में होते हैं तो परवेज़ लाई हैज़ द एबिलिटी टू टर्न द टेबल। वो लाहौर शहर में 8 साल काफ लीग का मेयर जिता लेता है। मैंने उससे देखा कि भावनगर की छोटे से इलाके किसी नंबरदार का, तुमनदार का उसको पता होता है, उसके बाद 3 वोट हैं, उसके बाद 15 वोट हैं, उसके बाद 20 वोट हैं, जोड़ तोड़ और मैनूवरिंग कर लेते हैं। जो पाकिस्तान का पॉलिटिक्स है भी जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में। तो ये तो नून लीग को कभी बर्दाश्त नहीं होगा ना, क्योंकि और नून लीग स्पेस क्यों देगी को? मसला तो ये है। अब ये होगा, अब जब वो नहीं देगी तो फिर अगला सिनेरियो ये है कि सिंध में क्या होगा? क्या वो 1.5 साल जिसमें ये कुशन, क्या सेक्रेटरी फिनांस सिंध जो है उसने कभी नहीं दिया होगा भाईजान वैसे संभाल के रखे हुए अपने काम लेने हैं। सही बात, क्योंकि 3 साल लोग भूल जाते हैं, आखिरी साल लोगों को याद। आखिरी से इसका मतलब है कि मजीद कोई अवाम के लिए खुशखबरियां इमरान साहब हो सकता है, करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी क्या खुशखबरी मिलती है और महंगाई किस तरीके से कम होती है और एतमाद जो है हुकूमत पर कैसे आता है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और रूस यूक्रेन तनाज़े पर करेंगे बात। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे यूक्रेन और रूस के तनाज़े की, जिसका आज 5वां रोज़ है और इत्तलात ये हैं कि मुज़ाकरात दोनों के दरमियान शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान है या ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। और ये सब एक तरफ मुज़ाकरात की खबरें हैं, दूसरी तरफ बिल्डअप हो रहा है इर्द गिर्द के मुल्कों में। तो क्या नज़र आ रहा है कि देखिए क्राइसिस बढ़ेगा। जो हम पहले भी कह रहे थे कि ये क्राइसिस जिन लोगों ने स्टेज सजाया है उन्होंने सिर्फ 4 दिन की जंग के लिए नहीं सजाया। अच्छा, और ये करीब आपको शायद याद होगा कि तुम 2-2.5 साल से नवंबर 2019 में जब पेंटागन की स्ट्रेटजी आई है और उसके बाद अचंबा ये हुआ तो स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक रीजन में थी और एक चैप्टर यूक्रेन पे था। तो ये चंबा आपको लगता है कि भाई इधर का खबी मात दिखा के सजी किस चक्कर में आ रही है, सजी दिखा के खबी किस चक्कर में आ रही है। तो उसकी बुनियादी तौर पर लगता यही था कि यूक्रेन के क्राइसिस में उन्होंने यूरोप को इन्वॉल्व करना है ताकि अमेरिका जो है वो सोली चाइना अमेरिका गाना कंटेन करे, अमेरिका थ्रू जापान और इन सारी चीज़ों पर। अब सूरत हाल ये है कि कल जो फॉरेन मिनिस्टर था ना उसकी तकरीर सुनने वाली प्रेस ब्रीफिंग थी और सिर्फ रोया नहीं लेकिन लगता था कि रो पड़ेगा। उसने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती तुम लोगों की कि तुम लोगों ने हमें किस जगह पे लाकर तुम्हें मारा है। कहता है कि आप सोचें कि 1989 में जिस वक्त
बर्लिन वॉल गिरी है। नवंबर 1989 में ये बर्लिन वॉल गिरी है। ठीक है। और गोर्बाचोव पर वहां पर था। तो उसको आपको याद है कि 15 फरवरी को आखिरी सिपाही गया है रूस से। जब बर्लिन वॉल गिरने लगी तो हमीद गुल साहब को बुलाया हुआ था, आपको याद होगा, आए जरा पहला थोड़ा आप भी मारें। तो बर्लिन वॉल गिरने के बाद उनको अंदाजा हो गया कि ये रूस का गोर्बाचोव है, जब फिलोसफर रह गया है, इनके करने वरने के काम कोई नहीं है। तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू हुआ डिसइंटीग्रेशन का, सब कुछ करने का। तो रूस का एक वार्सा पैक्ट होता था जिसमें रूस के अलावा भी कुछ लोग होते थे, मतलब पोलैंड था, हंगरी था, चिकोस्लोवाकिया था, युगोस्लाविया था। ये वार्सा पैक्ट के नेटो के मुकाबले में उसने बना के रखा हुआ था, वहाँ उसने अपने मिसाइल विज़ाइल रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब अमन होगा, अब ये होगा, शांति होगी, सब कुछ होगा। तो 9 फरवरी 1990 को जेम्स बेकर की और मुलाकात हुई गोर्बाचोव के साथ, और उसने कहा कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि अब हमारी लड़ाई कोई नहीं है, जब जहां हम नेटो जहां पर है वहां रुक गया, अब क्या लड़ाई कर लड़नी। यही बात जो है 17 मई को ब्रसल्स में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी कही कि अब हम 13 मुल्क हैं यहाँ पर, हम 13 के 13 जो हैं हम इनको यही रहेंगे। अब इस 17 मुल्क हैं नेटो के, यही रहेंगे। उसके बाद 1991 में ही रूस ने इन सारे स्टेट्स को अलहदा कर दिया, 15 स्टेट्स को अलहदा कर दिया, जिसमें 10 यूरोप की थी, आज़रबाईजान से लेके वो जॉर्जिया भी, आर्मीनिया भी, और उसमें से एक यूक्रेन भी थी। अब यूरोप जिसने कहा था हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्होंने आहिस्ता 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 इन रियासतों को उसमें नेटो में भी शामिल करना शुरू कर दिया और यूरोपीय यूनियन में भी शामिल कर दिया। आज 17 की बजाय 30 हो गई। और जब पुतिन और रूस कहते थे कि बताओ, तो कहते हैं हमारा कोई मुआहदा है। उनका तुमने फलान जगह तकरीर की, वो तकरीरें होती, ठीक, कुरान का हलफ तो नहीं है, बाइबल तो नहीं है ना, तकरीरें होती, हमने भी की, तुमने भी की, देखो कौन सी बात है। तो आखिरी हुआ ये कि सबसे अहम तरीन काम ये किया कि 1994 में 3 रियासतें ऐसी थीं, कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन, जिनके पास थाउजेंड जो थे वो अपना क्या नाम थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे। और इन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक हुआ था बुडापेस्ट एग्रीमेंट। बुडापेस्ट एग्रीमेंट में बरतानिया था, अमेरिका था और ये था रूस था, और उन्होंने कहा था आइंदा अगर कोई हमला होगा तो हम तुमको देखेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब यूक्रेन को इसलिए हजम करने की कोशिश की कि दे वांट कि अब रूस बहैसियत नेवल पावर अब एग्जिस्ट ना करे। इसका पहला हमला उन्होंने किया था जब ओबामा ने कहा था कि हम सीरिया के अंदर आ रहे हैं और हम सीरिया के बशार अल असद को ख़त्म करेंगे। तो रूस को अंदाज़ा हो गया कि अब गर्म पानी में जो अंताकिया ख़त्म रह जाएगी। अब रूस वहाँ एंटर हो गया है। पुतिन को पता था मेरी गैस है, ये रोकेंगे, मेरा तेल है, ये रोकेंगे। उसको पता था कि ये सब कुछ है ये यूरोप बर्दाश्त करेगा, कोई और नहीं करेगा। जब शाह फैसल ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था, अमेरिका लुडियाँ डालता था और यूरोप में लाइनें लग गई। अच्छा, और ये सब मजेदार बात ये है कि तमाम पाबंदियां रूस पे लगी लेकिन गैस नहीं बंद हुई। गैस का वो तो जरूरत है उनको। गैस भी बंद नहीं हुई और अब ऐलान करें गैस नहीं लेनी है, गैस बंद नहीं। अब ये पुतिन ने कल कहा है कि वी विल हम गैस नहीं देंगे। अब हाँ, देखे ना तो कैसे जिएंगे, बर्दाश्त करें। ये इशू पर है। 3.5 लाख रिफ्यूजीज हो चुके हैं। उस्मान साहब, एक इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला का एक मकाफात अमल है और वो बहुत ज़रूरी है यहाँ बयान करना। आप अंदाज़ा करें कि 1096 में पहली सलीबी जंग शुरू हुई थी और आखिरी जंग जो थी वो 1271 में हुई थी। कत्लो गारत, इतने मुसलमान कत्ल हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। पूरे यूरोप से लोग उठते थे, आके हमलावर होते थे, कभी कहीं कभी कहीं। 1343 में मंगोलिया में प्लेग का जरसूमा पलता है। मंगोलिया में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होती है, सही। वो प्लेग वहां से चलता है, हिंदुस्तान ट्रेवल करता है, वो मक्खियां चलती हैं हिंदुस्तान से, वो सिल्क रूट पे चलती हैं, ईरान से गुजरती हैं, इराक से गुजरती हैं, सबसे पहले आके स्पेन जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे, वहां जाके हमलावर होती हैं। 3/4 यूरोप जो है सफा हस्ती से मिट जाता है। इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने, इकबाल कहता है कि फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों से मगाफ। ये पूरा यूरोप 7000 ट्रुप्स थे यूक्रेन के जो 2009 में इराक में दाखिल हुए हैं। ये मेरे सामने उनकी
वो पूरी क्राइम शीट है जो उन्होंने क्राइम कमिट किए। सही है। बच्चे, औरतें, तुमने मिसाइल मारे, तुमने बिल्डिंगों की बिल्डिंग गिराई, 14 लाख बंदा मारा है। यूक्रेन थर्ड मोस्ट ट्रिप था कॉन्टिजेंट जो कि इराक में गया है। क्या अल्लाह तबारक व तआला की जात बेबस है इस कायनात के ऊपर? पहले तो उसने कोरोना से जरा छेड़ने की कोशिश की, अब उसने कहा कि अब इस जंग को तुम रोक के दिखाओ। और मैं सही कहता हूं, प्यूटन हो या कोई और हो, ये जंग दरवाजों पे, आज इंग्लैंड में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, सबने बढ़ा दी। अब जंग उस दरवाजे पे ना भी हो। यूक्रेन से 3.5 लाख रिफ्यूजी तो आ गए ना, पोलैंड दरवाजा नहीं खोल रहा, हंगरी दरवाजा नहीं खोल रहा, फलां नहीं खोल रहा, यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजीज का जो हेड है वो चीख रहा है। 3 साल तक एक्सटेंशन दे दी कि तुम आ जाओ, लेकिन पूछना पड़ता है हो कौन आए। बर्फ पड़ रही है, सर्दियां हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लाइव नशर कर रहा है। क्या अफगानिस्तान में किसी ने लाइव नशर किया? क्या इराक में किसी ने लाइव नशर किया? आपको पता है कि 10-11 साल वियतनाम में रहे हैं, एक कैमरामैन ने एक बच्ची की तस्वीर खींची थी जो बमों के धुएं में बगैर कपड़ों के नंगी भाग रही थी। 6 या 7 साल की बच्ची थी, वो आंसू निकल गए थे लोगों के, एक सिर्फ तस्वीर। लेकिन किसी ने उन लोगों की तस्वीरें नहीं खींची कि जिनको वो पकड़ते थे और चीर देते थे। वो एक अजीबोगरीब किस्म की पतली सी डोरी होती थी प्लास्टिक की, जिसे वियतनामियों को गले काट देते थे। अफगानिस्तान में जो कुछ किया है उन्होंने, इराक के अंदर 10 लाख बच्चे तो इसलिए मरे थे कि उनको दवाएं नहीं मिल सकी थी। तो असल मसला यह है कि एक तो मकाफात अमल है, दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इस सिनेरियो को हमेशा हम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से देखते हैं। मैं जब भी कभी इस चीज़ को नापता था, देखता था, और कल मैंने उसकी आयत भी पढ़ी थी कुरान पाक की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में मुसलमानों के लिए हमेशा या तो यहूदी और या खुला शिरक करने वाले दुश्मन होंगे, और तुम्हारे दोस्त वो होंगे कि जो कि अपने आप को ईसाई कहलवाना पसंद करते हैं। और इस आयत ही के मुताबिक अल्लाह कहता है कि वो लोग जो हैं मुस्तकबरीन में नहीं होंगे, इस्तकबार नहीं करेंगे, तकब्बर नहीं करेंगे, उनमें गुजार भी होंगे। 40% इस वक्त जो अब फौज है ना रूस की, वो अब की वो मुसलमानों की। अच्छा, इस वक्त यूक्रेन में चेचन भी लड़ रहे हैं, इसमें मुसलमान ततार भी लड़ रहे हैं। तो इस वक्त किसकी तरफ से लड़ रहे हैं वो? रूस की तरफ। चेचन और तातार रूस की तरफ है, वो रशियन फौज की तरफ से, रशियन फौज में शामिल हैं, पार्ट ऑफ द रशियन आर्मी। खुद यूक्रेन में 6 लाख मुसलमान हैं। अच्छा, तो ये क्राइसिस है, ये फैलेगा। उसकी इसलिए फैलेगा, क्राइसिस फैलेगा उस्मान साहब, कि इस क्राइसिस में अब कल उसको यूक्रेन ने पता है क्या कहा है? क्या कि टर्की हमें फौज दे रहा है, नाम असला दे रहा है। अच्छा, टर्की हमें सपोर्ट कर रहा है। अब यूक्रेनियन को जब टर्की सपोर्ट करेगा तो क्या टर्की रथ से बचेगा? इसका मतलब यह है कि तुम हमें बनते हो यार, इंग्लैंड नहीं दे रहा असला नहीं दे रहा, जर्मनी नहीं दे रहा, दूसरे दे रहे, तुम दे रहे हो। इसका मतलब तुम चाहते क्या हो कि ताकि यूक्रेनियन वहां बहाल रहें और कुस्तुनतुनिया बचे। रसूलुल्लाह के हदीस के अंदर कुस्तुनतुनिया नहीं बचेगा। इमरान अल बैतुल मक़दस सुना देता हूं, इमरान अल बैतुल मक़दस सेंट्रल फोर्ट जब बनेगा, जब आबादी उसकी होगी, खराब अल यसरब वीरान हो जाएगा। हुआ ना 2 साल के लिए वीरान। किसने मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ी? चुप हो गया था। खराब अल यसरब खरूज अल मलहमा, बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। शुरू हुई ना, अभी तो आगाज है। खरूज अल मलहमा यफ्तहुल कुस्तुनतुनिया पता होगा। तो ये जंग अब जानी है, ये हलब तक जानी है। आज जाए, कल जाए, 5 साल बाद जाए, 10 साल बाद जाए। ये मैं भी नहीं कह रहा, ये किसिंजर ने कहा है। द पीपल हु आर नॉट लिसनिंग द ड्रम्स ऑफ द वॉर दे आर डेफ। जिन लोगों को जंग के ढोल की आवाज नहीं आ रही वो बहरे हैं। आज उसका आर्टिकल पढ़े किसिंजर का, उसने कहा कोई बात नहीं, इसको स्टॉप नहीं कर सका। इतना तुमने असला बना लिया, करोगे क्या? इस्तेमाल करना है और क्या करना। फैक्ट्रियां चलानी है जो बंद पड़ी। जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत की एक और साजिश का। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी
क्रिकेट के खिलाफ साजिश की है और इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है टेस्ट मैचेस के लिए, और एक और ईमेल की गई है, धमकी दी गई है ऑस्ट्रेलिया की फैमिली को, उनके खिलाड़ियों को, और ये सारा जो है ताना बाना भारत से मिल रहा है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम आई, उसको भी धमकी दी गई, जो न्यूजीलैंड टीम मैच छोड़कर वापस चली गई, जिसके बाद इंग्लैंड ने भी अपना दौरा मुलतवी किया। भारत जो है क्यों इसको पाकिस्तान की PSL की कामयाबी हजम नहीं हो रही? खुलेआम ऐलान किया जा रहा था कि जो PSL खेलेगा उसको IPL में हम जगह नहीं देंगे, और ये सब, ये मामला क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? क्या मसला क्या है? जेलसी क्या है? पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारा अपना काम है तो अपना काम कर, मसला लेकिन क्या आज है? मैंने थोड़ा बहुत इसका इशारा भी दिया है कि हमसे तवील अरसा से जो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान जो है ये सिक्योरिटी नहीं वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कुछ नेबर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ वेलफेयर स्टेट जो है बहुत मुश्किल बनती है। आज यूक्रेन से पूछ लेना हाँ जी कि सिक्योरिटी स्टेट अच्छी थी, वेलफेयर अच्छा, मिर्ज़ा इकबाल बेग हैं, सीनियर साफ़ी हैं, स्पोर्ट्स पे तजिया कार हैं, बड़ा बेलाग बोलते हैं, दबंग बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, आपको भी और औलिया साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब बताइए, ये भारत को क्या मरोड़ उठ रहे हैं? क्यों हजम नहीं होता? कोई टीम पाकिस्तान के अंदर आ जाए, कैसे मानेगा भारत? दरअसल भारत जो है ना वो अपने आप को उस्मान चौधरी समझता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो भारत ने पहले भी पाकिस्तान के लिए, उसकी पाकिस्तान की सूरत हाल में क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा की है, लेकिन अभी भी जो है ना वो मुश्किलात उस हिसाब से और पैदा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने देखे आपको बिग 4 बनाया, बिग 3 बनाया भारत ने, बिग 3 में पाकिस्तान को बिल्कुल बाहर किया गया, लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 2021 में जो परफॉर्मेंस दी और जो शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फातिमा शाह, जिस तरह से ये लोग आगे आए तो अब भारत का कोई प्लेयर नहीं आया, तो अब उनके पेट में मरोड़ उठ रही है कि आखिर पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहारें क्यों लौट आई। 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था तो वहां तो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे कि अब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट लूट गई है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है। आप देखें जिस तरह से PSL जिस कामयाबी से जिंदा दिलाने लाहौर 27,000 से ज्यादा तमाशाई मौजूद थे, तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर, और उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ गई, तो अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई है। इसका लोगों को दुख है, वो लोग जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दे इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नहीं अच्छा जी अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का इस तरह मोरल किस किस्म का है? क्योंकि ज़ाहिर बात है न्यूजीलैंड टीम तो उस वक्त निकल गई थी ना। अब ये मैच जो है आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक ईमेल जो आई है इसको फेक समझ रहे हैं या डिसिसिव है? क्या सूरत हाल? तो काउंटर कर लिया, उसको पता चल गया। और ये सब इसमें जो है ना इनका मोरल आता है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहकीक कर रहा है। जो उनका स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर एश्टन अगर, उसकी बेगम को जो है वो भेजा गया इंस्टाग्राम पे मैसेज, तो ये हो सकता है कि उनको धमकी की भी एक सूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियंस जो है वो उससे खौफजदा नहीं हुए, जिस तरह न्यूजीलैंड थे कि वो फौरन ही टूर अबंडन करके पाकिस्तान से वापस चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के तवील अरसे के बाद आई है और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया है कि वो PCB के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा टूर विल बी ऑन। अच्छा चले, ये तो हो गई उस ऑस्ट्रेलिया की बात। कल जो टूर्नामेंट हुआ PSL का फाइनल लाहौर के अंदर, जिस तरह आपने भी कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर ने जिस तरीके से मैच देखा है, एक तो स्टेडियम के अंदर लोग थे और इस वक्त हम लोग तो पूरे लाहौर देखा कि जो माहौल था कल, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे तो एक कमाल की चीज़ हो गई है। और 7 साल के बाद लाहौरियों का जो सब्र है वो जो है वो काम आया और बिलाखिर ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के पास आई। इस जीत को किस तरह देखा है आपने? देखिए, ये उस्मान पाकिस्तान क्रिकेट की भी जीत है और ये लाहौर कलंदर्स की भी जीत है। और मैं समझता हूँ कि 2016 में मैंने तो सारी जितनी PSL 7 की 7 कवर की है। 2016 में जब ये दुबई में शुरू हुई थी तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगी, और उस वक्त बहुत कम कीमत पर टीमें बिकी थी। अब तो हर आदमी दिलचस्पी रख रहा है कि टीम को बढ़ा दिया जाए, हम टीम खरीद लें। और मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो है नजम सेठी को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। पौधा लगाया, जिन्होंने ये पौधा लगाया और फिर उसके बाद उसको क्या ही अच्छा होता है कि कल फाइनल में नजम सेठी साहब को मदऊ किया जाता, बुलाया जाता। हाँ सही बात। कैसे बुलाया जाता जो है रमीज राजा साहब को तो वजीर आजम पाकिस्तान ने
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया और नजम सेठी साहब अपने जो अखबार है वीकली उसमें भी लिखते रहते हैं, तबसरे करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और आपको पता है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला था उसके अगले दिन ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी होंगे। तो ये मोहब्बत तो उस वक्त से जारी है ना, कैसे बुलाया जाता है नजम सेठी। अच्छा चले, ये तो नजम सेठी साहब की बात हुई। एक और जो गर्दिश में है बात के रमीज़ राजा साहब की ख्वाहिश है कि जी PSL में मज़ीद 2 टीमों को शामिल किया जाए। वो कौन कौन सी टीमें हो सकती हैं और पहले से फ्रेंचाइजी जो हैं वो किस तरीके से इसको रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए उस्मान, 2 टीमें, एक तो सियालकोट के बिजनेसमैन बड़े इंटरेस्टेड है क्योंकि एक जमाना था सियालकोट स्टैलियंस की टीम पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की मजबूत तरीन टीम तस्वुर की जाती थी। तो सियालकोट के बिजनेसमैन बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि उनकी टीम को ऐड किया जाए, और एक सजेशन ये भी आई है कि आजाद कश्मीर की एक टीम डाली जाए। तो अब देखते हैं, क्योंकि आजाद कश्मीर के जो मीरपुर के बेशतर लोग इंग्लैंड में रहते हैं और वो माशाल्लाह से वेल ऑफ है, तो वो चाहते हैं कि एक टीम खरीदी जाए, और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी अगर आजाद कश्मीर की कोई टीम आती है। 2 टीमों का है, तो अब देखते हैं कि, और इसमें ये इन्होंने जब शुरू की थी तो ये तय हुआ था कि इब्तिदाई 5-6 बरस तक ज्यादा टीमों का इजाफा नहीं किया जाएगा। अगरचे मुल्तान सुल्तान की टीम अब से 2-3 बरस कबल आई, पहले 5 टीमें थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि टीमों की तादाद को बढ़ाया जाए और सियालकोट और जम्मू आजाद कश्मीर जो है वो इसमें जो है शामिल हो सकते। वो जो है वो काम आया और बिलाखिर ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के पास आई। इस जीत को किस तरह देखा है आपने? देखिए, ये उस्मान पाकिस्तान क्रिकेट की भी जीत है और ये लाहौर कलंदर्स की भी जीत है, और मैं समझता हूँ कि 2016 में मैंने तो सारी जितनी PSL 7 की 7 कवर की है। 2016 में जब ये दुबई में शुरू हुई थी तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगी, और उस वक्त बहुत कम कीमत पर टीमें बिकी थी। अब तो हर आदमी दिलचस्पी रख रहा है कि टीम को बढ़ा दिया जाए, हम टीम खरीद लें, और मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो है नजम सेठी को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। पौधा नजम लगाया, सेठी साहब, इन्होंने ये बिल्कुल। पौधा लगाया, और फिर उसके बाद उसको क्या ही अच्छा होता है कि कल फाइनल में नजम सेठी साहब को मदऊ किया जाता। बुलाया जाता, हाँ सही बात। कैसे बुलाया जाता है, जो है रमीज राजा साहब को तो वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, और नजम सेठी साहब अपने जो अखबार है वीकली उसमें भी लिखते रहते हैं, तबसरे करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और आपको पता है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला था उसके अगले दिन ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी होंगे। तो ये मोहब्बत तो उस वक्त से जारी है ना, कैसे बुलाया जाता है नजम सेठी। अच्छा चले, ये तो नजम सेठी साहब की बात हुई। एक और जो गर्दिश में है बात के रमीज़ राजा साहब की ख्वाहिश है कि जी PSL में मज़ीद 2 टीमों को शामिल किया जाए। वो कौन कौन सी टीमें हो सकती हैं और पहले से फ्रेंचाइजी जो हैं वो किस तरीके से इसको रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए उस्मान, 2 टीमें, एक तो सियालकोट के बिजनेसमैन बड़े इंटरेस्टेड है क्योंकि एक जमाना था सियालकोट स्टैलियंस की टीम पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की मजबूत तरीन टीम तस्वुर की जाती थी। तो सियालकोट के बिजनेसमैन बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि उनकी टीम को ऐड किया जाए, और एक सजेशन ये भी आई है कि आजाद कश्मीर की एक टीम डाली जाए। तो अब देखते हैं, क्योंकि आजाद कश्मीर के जो मीरपुर के बेशतर लोग इंग्लैंड में रहते हैं और वो माशाल्लाह से वेल ऑफ है, तो वो चाहते हैं कि एक टीम खरीदी जाए। चले, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने हमें वक्त दिया, और इसी के साथ शो का वक्त भी ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिए।